मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीथ, और ब्रीथ के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे इम्पोर्टेंट बात को एक एक बात को हम लोग सरल से सरल और आसान शब्दों में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रीथ जो है एक काफ़ी सरल और इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। तो चलिए हम लोग ब्रीथ के बारे में समझते हैं। ये ब्रीथ जो होता है एक निश्चित बिंदु से खींची गई एक निश्चित दूरी लेकर गोलाकार आकृति जो होता है उसे हम लोग ब्रीथ कहते हैं। ब्रीथ जो होता है 2 डायमेंशन होता है, और ब्रीथ के अंतर्गत सभी इम्पोर्टेंट जो होगा एक एक पॉइंट जो होगा परीक्षा के जो व्यू से इम्पोर्टेंट होता है वो सारा पॉइंट हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कुछ बोर्ड पर हम ब्रीथ का परिभाषा भी लिखे हैं और कुछ फिगर भी बनाए हैं। तो ये फिगर समझ लीजिए, हम समझाने के उद्देश्य से आप लोगों को लिखे हैं। एक ही फिगर है, तो इसमें है क्या कि ब्रीथ का परिभाषा यहाँ लिखे हुए हैं कि ब्रीथ एक बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर जो गोलाकार आकृति खींची जाती है उसे हम लोग ब्रीथ कहते हैं। तो ब्रीथ से संबंधित ये सारा, जैसे ब्रीथ होता क्या है, जैसे साइकिल का पहिया होता है वो गोलाकार होता है, उसको ब्रीथ कह सकते हैं। घड़ी जो होती है गोल गोल घूमती है, उसको भी ब्रीथ कह सकते हैं। जो हम लोग हाथ में जो कंगन पहनते हैं वो भी ब्रीथ होता है। तो इस तरह से जितने भी गोलाकार आकृति होता है वो ब्रीथ होता है। हाँ, फुटबॉल को हम ब्रीथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो गोला होता है। सूर्य को ब्रीथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो गोला होता है। उसके गोला के बारे में हम अलग से आप लोगों को सारे उसके फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ब्रीथ क्या होता है, और ब्रीथ से संबंधित जितना भी फैक्ट होगा इम्पोर्टेंट फैक्ट वो सारा के सारा कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका इस ब्रीथ में होता क्या है। तो देखिए, ब्रीथ जो होता है गोलाकार आकृति होता है, और ब्रीथ के जो मध्य में होता है, जो बीचों बीच होता है, उसको पॉइंट यानी सेंटर कहते हैं। ये जो है केंद्र कहलाता है। ब्रीथ का ये केंद्र होता है। हालांकि सारा के सारा जो है ये ब्रीथ ही है, हम समझाने के उद्देश्य से आप लोगों को लिखे हैं। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर यानी केंद्र, इसको ओ से हम लोग लिख सकते हैं। और इसमें जो ये वाला जो है इसको कहते हैं हम लोग परिधि। ब्रीथ का ये वाला परिधि होता है, ये होता है परिधि, इसको कहेंगे हम लोग परिधि। ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि त्रिज्या क्या होता है। केंद्र से त्रिज्या जो होता है ये केंद्र हो गया, और केंद्र से ये वाला परिधि हो गया। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। यानी ये वाला, जैसे ये बी हो गया, यहाँ ओ हो गया, तो त्रिज्या जो होगा हमारा, त्रिज्या जो होगा ओबी को हम लोग त्रिज्या कह सकते हैं। ओबी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को या तो आर से सूचित किया जाता है या छोटा वाला आर से, दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि हमको लिखने का त्रिज्या नहीं मन कर रहा है तो हम आर लिख सकते हैं, छोटा आर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। हाँ, व्यास जो होता है ब्रीथ के केंद्र से यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच देंगे। जैसे यहाँ देखिए ये केंद्र हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर खींच दे, केंद्र से होकर परिधि के दोनों छोरों को छुए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, ये वाला ओ है। तो केंद्र से होकर परिधि के दोनों छोरों को छुए उसे हम लोग व्यास कहते हैं। यानी कहने का मतलब व्यास जो है, व्यास हमारा जो है ए बी व्यास है। और व्यास को या तो हम डी से बड़ा वाला या छोटा वाला डी से, इसे बड़ा डी या छोटा डी से सूचित कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ से भी ऐसे खींचे तो भी कहने का मतलब व्यास जो होता है हमारा, या तो ऐसे खींचो, केंद्र से ही होकर जाना चाहिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, चाहे ऐसे खींचिए, सब सेंटर से ही होकर जाएगा, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। ये सारा के सारा व्यास है। हाँ, त्रिज्या जो है केंद्र से चाहे ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे, ये सब के सब त्रिज्या है, ये सब का सब जैसे साइकिल का जो रिंग होता है वो सारा का सारा त्रिज्या होता है। ठीक है, 2 रिंग मिलकर उसमें व्यास बन जाता है। तो एक रिंग जो होता है वो व्यास होता है। ये वाला जो होता है ऐसे परिधि के दोनों छोरों को छुए उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। चलिए एक एक पॉइंट जो है पहले हम आपको समझा देते हैं। इसके बाद जो होता है ये ब्रीथ हो गया। अब ब्रीथ में ये वाला हमारा जीवा हो गया, ए बी जीवा हो गया। ए बी को यदि कहेंगे जीवा, जीवा को ए बी कहते हैं, ए बी, ये हमारा जीवा हो गया। हाँ, ब्रीथ में
अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है। वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है, अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है। इसमें याद रखना है ये वाला केंद्र है, केंद्र से जितनी ही दूर होगी वो जीवा उतना ही छोटा होगा। जैसे देखिए ये केंद्र है, केंद्र से ये वाला देखिए कितना दूर है, ये वाला उतना ही छोटा होगा। जैसे इस ये वाला देखिए कितना बड़ा है। तो अगर कहें कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है, वृत्त में व्यास होता है, व्यास होता है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि वृत्त में सबसे बड़ा जीवा जो होता है व्यासी होता है, यानी केंद्र से जो जाएगा इससे बड़ा इसमें नहीं, कोई नहीं है, कोई भी जीवा इससे बड़ा नहीं है। जो केंद्र से जितनी ही दूर होगी वो उतनी ही छोटी होगी, जो जितनी दूर होगी उतनी ही छोटी होगी। अब चलते हैं, हम आपको बता रहे हैं त्रिज्या खंड क्या होता है। तो त्रिज्या खंड जो होता है, एक केंद्र हो गया तो ये वाला त्रिज्या हो गया, ये वाला त्रिज्या हो गया, यानी दो त्रिज्या और इसको हम लोग कहेंगे चाप। दो त्रिज्या और एक चाप के भाग को इसको त्रिज्या खंड कहेंगे, इसको हम लोग त्रिज्या खंड कहेंगे। यानी दो त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या और ये वाला त्रिज्या, और एक इसको चाप कहते हैं, ये वाला को चाप कहेंगे। यहाँ वाला, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो है ए बी को हम लोग चाप कहेंगे। अगर लिखना होगा तो ए बी और उसके ऊपर टोपी लगा देंगे तो वो चाप कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग त्रिज्या, जीवा, चाप पर समझ लिए। अब चलिए चलते हैं हम आप लोग को एक एक पॉइंट ऑफ फैक्ट, इम्पोर्टेंट बात जो परीक्षा के व्यू से जो हमारे सिपाही के एग्जाम, एसएससी, जीडी, चाहे रेलवे हो या अदर्स एग्जाम हो, उसमें पूछा करते हैं वो सारा चीज़। हाँ, ये जो था वृत्त से संबंधित हम लोग को इतना बात तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब हम परीक्षा में, जब हम एसएससी का और या फिर रेलवे का एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग को ये छोटी छोटी बात आनी चाहिए कि किसको केंद्र क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का अर्ध परिमाप क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये एक एक पॉइंट जो है जैसे हम लोग समझ लेते हैं तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे यहाँ लिखिए, ये वाला हमारा वृत्त है और वृत्त का परिधि क्या होता है। तो वृत्त में ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो होती है त्रिज्या होती है। इसे हम लोग आर से, बड़ा आर या छोटा आर से लिख सकते हैं। तो वृत्त का परिधि जो होता है ये हमारा होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है। इस तरह से हम लोग अगर कह दें हम कि वृत्त दुगुना होता है, ये वाला बात भी हम लोगों को आना चाहिए। वृत्त का व्यास त्रिज्या के दुगुना होता है, या फिर बड़ा भी लिखिए या छोटा भी लिखिए, बात वही है। लेकिन जैसे यहाँ पूछ दे कि वृत्त का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो ये वाला जो था इससे संबंधित था कि वृत्त का परिमाप जो परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है। अगर कोई आपसे पूछते कि वृत्त का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो देखिए वृत्त का अर्ध परिमाप, आप लोग अर्ध परिमाप का मतलब ये नहीं कि आप 2 पाई परिमाप को, परिधि को आधा कर देंगे और कह देंगे कि पाई आर जो होता है वृत्त का अर्ध परिमाप होता है। तो ये हमारा गलत है। हम चलिए आप लोगों को बताते हैं कैसे। तो आप लोग ये बताइए कि परिधि होता क्या है। तो परिधि का मतलब बंद आकृति, जिन भुजाओं से, जिन रेखाओं से बंद होती है उसका योग होता है। चारों तरफ से भुजाओं का योग होता है। जैसे हम लोग आयत में पढ़े थे, आयत पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे या फिर त्रिभुज पढ़े थे, इन सब में भुजाओं का योग जो होता था वो कहलाता, परिमाप कहलाता था। लेकिन वही चीज इसमें केवल नाम बदल जाता है, यहाँ परिधि कहते हैं। तो वृत्त का परिधि देखिए, हाँ सही बात है कि ये वाला होगा। वृत्त का परिधि जो होता है पाई आर तो होता ही है, लेकिन इसमें ये वाला भी जोड़ना होता है। तो यहाँ से केंद्र से यहाँ तक आर होता है और यहाँ से भी आर होता है। तो हम लोग कहेंगे इसमें से जोड़ेंगे क्या, 2r। तो इस तरह से ये हमारा जो होता है वृत्त का परिधि हो जाता है। या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस डी। डी का मतलब जहाँ डी जो होता है 2r के बराबर होता है, जहाँ डी जो होता है 2r के बराबर होता है। तो इस तरह से वृत्त का जब भी आप लोगों से कोई परिधि पूछे, अर्धवृत्त का परिमाप परिधि पूछे, तो आप लोग कहोगे पाई आर
प्लस 2r या पाई आर डी, पाई आर प्लस डी जो होता है ये दोनों के दोनों हमारा सही है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये मान लेते हैं कि वृत्त है, ये हमारा केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर जो होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का जब भी कोई क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि अंदर का जो भाग होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है, अंदर का भाग जो होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग वृत्त का अर्धवृत्त ये है, और ये वाला जो है इसका क्षेत्रफल जब भी कोई पूछे तो हम लोग इस तरह से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आराम से क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। चलिए मैं अब आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और वृत्त में चाप की लंबाई जो है वो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये दोनों के दोनों आसान है, आप लोग ध्यान से केवल देखिएगा और समझिएगा बात को। जहाँ डाउट होगा वहाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ लिखे हैं कि वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ये वाला जो केंद्र होता है, केंद्र से यहाँ तक जो होता है त्रिज्या होता है, और यहाँ से यहाँ भी खींच दे तो ये भी त्रिज्या होता है। तो 2 त्रिज्या हो गया, और 2 त्रिज्या और 1 चाप, ये वाला हमारा चाप हो गया, ठीक है। इस चाप के देखिए 2 त्रिज्याओं के अंतर्गत जो बना है उसको थीटा कहते हैं, थीटा का मतलब कोण, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम कह दें कि वृत्त क्या कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत हम ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कोण क्या कहता है कि एक 360 डिग्री बन जाएगा तो उसके अंतर्गत जो होता है 360 डिग्री को हम लोग वृत्त कहते हैं। तो इस तरह से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्या खंड ये वाला जो भाग है, इसके अंतर्गत ये वाला जो भाग है अंदर वाला, वो हो गया त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा बाटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर जो होता है, ये हमारा त्रिज्या खंड का, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। इस तरह से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होगा हम इससे निकाल सकते हैं। थीटा का मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ दे दे 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री दे दे, हमारा त्रिज्या दे दे 14 cm, तो ये भी समझ लेना है कि 14 cm है। तो इस तरह से निकालना होगा, तो यहाँ 60 करेंगे, यहाँ 360 करेंगे, 22/7 पाई का मान जो होता है 22/7 कहिए या 3.14 जो होता है हम लोग यूज करेंगे। पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है 22/7 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होता है। इतना बात आप लोगों को याद रखना है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से यदि निकालना होगा तो 14 का स्क्वायर है तो 2/14 करेंगे। देखिए 7 दूना 14, 0 से 0 ये कट गया 6 से, इस तरह से इसको कटा हो जाएगा, इसका आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम वृत्त का चाप बता रहे हैं, वृत्त का चाप कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया केंद्र, यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, ये वाला भी त्रिज्या हो गया, ये वाला भी त्रिज्या हो गया। एल यहाँ से मान लेते हैं कि ए बी जो है ये एल है, ये वाला चाप है, इसको हम लोग चाप कहेंगे। और चाप को हम लोग एल से लिखेंगे। यदि चाप हम लोग को निकालना होगा, वृत्त की चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो वो भी देखिए यहाँ थीटा है, तो थीटा है तो यहाँ थीटा बटा 360 और गुणे 2 पाई आर कर देंगे, 2 पाई आर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है, थीटा बटा 360 गुणे 360 पाई आर, 2 से काट देंगे तो यहाँ थीटा बटा 180 हो जाएगा अब पाई आर। तो ये भी हमारा कभी कभी देखने को मिलेगा। ये दोनों को दोनों राइट है, और इस तरह से दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चाप का ए बी चाप जो है एल की लंबाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं वृत्त के जीवाओं में क्या संबंध होता है। एक एक पॉइंट को काफ़ी सरल से सरल और आसान शब्दों में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो सारा के सारा वृत्त बनाए हैं, और वृत्त में जो होता है
ये वाला जीवा होता है, ए बी को जीवा कहते हैं, ए बी जीवा है। अगर वृत्त के ये वाला केंद्र है, वो केंद्र है, और वृत्त पर अगर जीवा पर लंब डाला जाए, मान लेते हैं कि ये लंब हो गया, तो लंब डालेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा। तो यदि वृत्त के अंदर जीवा पर अगर केंद्र से लंब डाल दिया जाए तो वो क्या होता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी कहने का मतलब कि AC बराबर हो जाएगा CB, ये आधा आधा बांट देता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है उसको आधा आधा बांट देता है। यदि अगर हम यहाँ से ये पता करें कि इसकी त्रिज्या कैसे निकलेगा, अगर हम कह दें कि ये वाला 8 है, AB बराबर, अगर हम कह दें कि AB बराबर 8 cm हो, ये 8 cm हो, और ये डाले ये लंब जो है वो 3 cm हो, ये 3 cm हो, तो इस तरह से अगर यहाँ से ये 8 है तो क्या बताइए आप, ये 4 और ये 4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बराबर बराबर बांट देता है। अगर यहाँ से हमको त्रिज्या खींच पता करना हो तो देखिए अब क्या हो गया, तो इस तरह से यहाँ 90 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह से यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम लोग त्रिज्या जो है R आराम से पाइथागोरस से लगाएंगे तो ये 5 cm पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या इसमें सीखे कि यदि जीवा पर केंद्र से अगर कोई लंब डाला जाए तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, चाहे वो इधर बने चाहे इधर बने। अगर ऊपर बने तो भी वो क्या कर देगी, उसको बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देगी। चलिए आगे हम बता रहे हैं कि यदि दो जीवाएं, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, मान लेते हैं AB और CD, दोनों जीवा एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करें, तो इन दोनों जीवाओं में क्या संबंध होगा। किसी वृत्त में दो जीवाएं एक दूसरे को क्या कर दे, प्रतिच्छेद कर दे, तो दोनों जीवाओं में क्या संबंध होगा। तो देखिए यहाँ दोनों जीवाओं में क्या संबंध होगा, OA यानी यहाँ से यहाँ तक गुणे OB बराबर यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला OD बराबर गुणे जो हो जाएगा OC हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों में क्या संबंध होता है, ये वाला होता है। जैसे अगर हम आपको ये बोल दें कि ये हमारा 10 cm हो, ये हमारा 6 cm हो, यहाँ से यहाँ तक हमारा 16 cm हो, और ये वाला पता ही नहीं हो, तो हम लोग निकालेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ OA कितना है, तो 10 है, OB कितना है, 6 है, बराबर इधर कितना है, 16 है, और इस तरह से OC नहीं पता है तो OC हम x लिख देते हैं, और इस तरह से 10 गुणे 6 बटा 16 कर देते हैं। सॉरी, इसको 8 कर देते हैं, हम 8 कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं, क्योंकि मान जो है पूर्णांक में है। 16 यहाँ कर लेते हैं, यहाँ x हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 5 10, इस तरह से 5 जो होगा हमारा x, यानी यहाँ 5 होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा करते हैं। आगे हम आप लोगों को और बात बता रहे हैं, और वो बात क्या है कि यदि किसी वृत्त में कोई स्पर्श रेखा बाहर से करती हो और एक जो है प्रतिच्छेदी रेखा जो है वृत्त के अंदर से प्रतिच्छेद करती हो, तो अगर हम कहें कि यहाँ A B C यहाँ D है, तो इनमें क्या संबंध होगा। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। बात क्या है कि अगर किसी वृत्त में एक रेखा वृत्त के अंदर से प्रतिच्छेद करती हुई जाकर बाहर मिलती है और एक वृत्त को स्पर्श करती हुई जाकर बिंदु C पर मिलती है, तो इन दोनों रेखाओं में क्या संबंध होगा। तो देखिए ध्यान से, इन दोनों रेखाओं में संबंध क्या होगा। तो इन दोनों रेखाओं में संबंध होगा कि DC का स्क्वायर होगा, जो बाहर स्पर्श करेगी ये वाला, इसका स्क्वायर, और बाकी अंदर वाला इतना AB गुणे BC। इस तरह से ये जो होगा इन दोनों रेखाओं में ये वाला संबंध होगा। आप लोग इसको वेरी इम्पोर्टेंट ये बात है, और इसको समझ SSC GD रेलवे वगैरह में ये सारा चीज़ पूछा करता है। मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ। यदि ये कह दे, ये
ये कह दे कि 3 cm है, और ये बोल दे आप लोगों से कि 12 cm है, तो ये पूछ दे कि आप कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए कितना आसान है। DC जो है हमारा x है, x का स्क्वायर करेंगे, AB कितना है 3 है, और BC कितना है 12 है, x स्क्वायर बराबर 36 करेंगे, और x बराबर 36 का क्या कर, यहाँ x स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है 36, x बराबर करेंगे तो यहाँ हमारा 6 आ जाएगा। इस तरह से हम काफ़ी आसानी से ज्ञात कर सकते थे। ये था हमारा इम्पोर्टेंट वृत्त से संबंधित जीवाओं में संबंध। आगे हम आप लोगों को ये बताएंगे कि वृत्त के अंतर्गत बने कोण और कोणों में क्या संबंध होता है। अब मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि वृत्त और वृत्त के अंतर्गत जो कोण बनते हैं उन कोणों में क्या संबंध होता है। जैसे ये 3 वृत्त हम बनाए हैं, और नंबर 1 में यदि कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करती हो और केंद्र से इस पर अगर लंब डाला जाए, केंद्र से इस पर लंब डाला जाए, तो आप लोग याद रखोगे क्या कि यदि कोई रेखा वृत्त पर स्पर्श करती हो, केंद्र से लंब डाला जाए, तो स्पर्श रेखा और केंद्र से डाला गया जो लंब होता है वो जो होता है वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह से अगर ये ऐसे कर दें तो इस तरह से 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कोण हो जाता है। दूसरी बात, ये वाला समझ गए हम कि अगर स्पर्श रेखा चाहे इधर दोनों तरफ जो होगा क्या होगा, अगर लंब डाला जाएगा स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा पर केंद्र से, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर कोई, या ये केंद्र हो गया और केंद्र से होकर जाने वाली परिधि को दोनों छोरों को छुए तो उसको व्यास कहते हैं। AB हमारा क्या है, AB हमारा व्यास है, D बराबर AB, AB क्या है, व्यास है। और व्यास से AB, देखो यहाँ भी क्या कर रहा है, वृत्त को छू रहा है, तो व्यास से अगर परिधि पर दोनों व्यास से परिधि पर कोण बनता है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरह से चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो, दोनों तरफ क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, व्यास द्वारा परिधि पर मिलने वाली दोनों रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये भी बात हम लोग आसानी से समझ गए। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि ये वृत्त है, ये केंद्र है और ये जीवा है, AB हमारा जीवा है, और इस जीवा द्वारा केंद्र पर, और इस केंद्र पर एक त्रिभुज बन रहा है, और इसी जीवा द्वारा एक वृत्त पर त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ C हो गया, यहाँ O हो गया, तो अब जो है ये त्रिभुज, यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो है, यहाँ अगर थीटा बनता है तो यहाँ 2 थीटा बनेगा। कहने का मेरा अर्थ ये है कि यदि एंगल, इसमें कर रहे हैं एंगल AOB जो होगा एंगल ACB का दुगुना होगा, यानी ये वाला निकालना होगा तो इसमें दुगुना हम कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ये वाला हमारा पता चल जाएगा। O जो है बीच में है, यहाँ C बीच में है, तो जो बीच में रहता है वही एंगल होता है। कहने का मेरा अर्थ ये है कि यहाँ यदि यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो आप लोग यहाँ दुगुना लिखोगे, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ, एक बात और, यदि यहाँ वृत्त पर और इसी व्यास से लेकर अगर यहाँ एंगल बने, यहाँ त्रिभुज बने, और कोई आपसे पूछते कि इस एंगल C और D में क्या संबंध होगा, तो कहेंगे कि दोनों बराबर होगा, यानी एंगल C बराबर एंगल D, यानी यहाँ 30 तो यहाँ 30 डिग्री बनेगा। हम बात याद रखिएगा क्या कि एक ही जीवा से चाहे वृत्त पर कहीं भी एंगल बने तो वो जो होगा सभी वृत्त पर बनने वाले के बराबर होगा। यहाँ भी 30 होगा, अगर यहाँ 60 तो यहाँ 60, यहाँ 60, यानी जीवा द्वारा वृत्त पर कहीं भी एंगल बनेगा तो वहाँ 60 डिग्री, वहाँ जो सभी वृत्त पर एंगल जो होगा बराबर होगा। और बात क्या, और हम आप लोगों को बात बता रहे हैं इसमें, ये वाला हमारा वृत्त है, ये वृत्त है, और वृत्त के अंतर्गत
वृत्त पर कोई भी 4 बिंदु ले लिया जाए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, और चारों बिंदु को आपस में मिला दिया जाए, चारों बिंदु को आपस में मिला दिया जाए। इस तरह से मिलकर बन गया ए बी सी डी। तो इनमें संबंध क्या होगा? तो देखिए, समूह कोणों का योग जो होगा बराबर हो, ये समूह कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। समूह कहने का मतलब ये है मेरा कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी, समूह कोण सामने वाला एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। एंगल बी, ये समूह कोण सामने वाला, और एंगल डी बराबर 180 डिग्री होगा। इस तरह से अब इसको कहेंगे क्या हम लोग? तो इसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। ये जो 4 भुजाओं से वृत्त पर के 4 बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसमें और क्या संबंध होता है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज में ए बी सी डी, अगर यहाँ और यहाँ ये दोनों मिलकर 180 हो रहा है, और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ये वाला एंगल कितना होगा, चक्रीय चतुर्भुज के एक शीर्ष को बाहर की तरफ बढ़ा दें और पूछे कि ये कितना डिग्री का होगा, तो जितना डिग्री का ये होगा उतना ही डिग्री का ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ कह देंगे कि यहाँ जो है 50 डिग्री होगा तो यहाँ 100 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ 100 डिग्री होगा, 1 मिनट, यहाँ 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा, और यहाँ कितना होगा? तो यहाँ 85 डिग्री होगा। तो किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक शीर्ष को बढ़ा दिया जाए तो उसका एंगल जो होगा, यहाँ एंगल जो यहाँ होगा वही एंगल ये जब भी यहाँ भी होगा। तो इस तरह से हम लोग एक एक पॉइंट जो है परीक्षा के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से इस तरह से इन सभी पॉइंटों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो होता है बनते ही रहता है। आगे फैक्ट हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वृत्त और वृत्त से संबंधित सभी स्पर्श रेखाओं में क्या संबंध होता है। तो एक एक पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इसे देखिए, सारा वृत्त बनाए हैं, यहाँ जो सिंगल वृत्त बनाए हैं, यहाँ वृत्त पर एक वृत्त स्पर्श की है, यहाँ दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद की है, यहाँ दोनों वृत्त एक दूसरे पर अलग अलग है। तो दोनों में कैसे हम लोग, यदि पूछ दे कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त जो होता है अनगिनत बिंदुओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो एक वृत्त से अनगिनत क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी एक बिंदु से देखिए ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से हम लोग अनगिनत क्या कर सकते हैं, अनगिनत रेखा खींच सकते हैं। अनगिनत रेखाएं ही खींच सकते हैं हम लोग, एक वृत्त से बहुत ज़्यादा। तो एक वृत्त से यहाँ क्या लिखेंगे, अनगिनत रेखाएं, अनगिनत स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एक वृत्त से। हाँ, यदि वृत्त के अंदर वृत्त हो और दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श किया हो, तो उस दोनों वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इन दोनों वृत्त से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श, देखिए एक ही नहीं खींच सकते, अब खींचोगे जी, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। यहाँ क्या बनाए हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर प्रतिच्छेद किया है, और दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है तो हम लोग कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो देखिए यहाँ, तो दोनों वृत्त से एक, यहाँ से अगर यहाँ करें तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ ऐसे करें तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसमें से कितना स्पर्श रेखा हुआ? तो कहेंगे कि इसमें दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। देखो काट रहा है कि नहीं, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो कितना स्पर्श रेखा है? तो दो स्पर्श रेखा
खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सारा के सारा इंपॉर्टेंट है। जब दो वृत्त अलग अलग हो तो उनसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए ध्यान से, जब दो रेखाएं अलग अलग हो तो एक तो ऐसे खींच ही सकते हैं, दूसरा यहाँ से खींच सकते हैं। अब कैसे खींचेंगे? क्या दो ही होगा? नहीं, देखिए अभी यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, 3 हो गया। यहाँ से कहोगे कि ऐसे भी खींच सकते हैं। इस तरह से जब दो वृत्त अलग अलग हो तो उससे कितनी? तो उससे 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। इस तरह से दोस्तों हम सभी वृत्त से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को काफ़ी सरल और आसान शब्दों में सीख चुके हैं। आगे यदि इसमें से आप लोगों को कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट से दोस्त, ठीक है। बाकी आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस तरह से